हेलो दोस्तों, मैं एसके प्रजापति पुनः स्वागत करता हूं स्टडी विथ ए2 में। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था दर्पण और उसके गुण को। समतल दर्पण के गुण को मैंने पिछली वीडियो में देख चुका था। अगर आप पिछली वीडियो को मिस कर रहे हैं तो समतल दर्पण के गुण के पिछले वीडियो में जाके आप वहां देख लीजिए। प्ले लिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज हम दर्पण के गुण को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे अवतल दर्पण के गुण और उत्तल दर्पण के गुण को। आइए देखते हैं अवतल दर्पण के गुण को। तो पहला गुण इसका है, इसका फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस जो होता है ऋणात्मक होता है। कल हमने पिछले वीडियो में फोकस को परिभाषित किया था। फोकस किसको कहते हैं, इस चीज को समझते हैं कि इसका फोकस ऋणात्मक क्यों होता है। क्यों होता है अवतल दर्पण के फोकस ऋणात्मक। तो यहां हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यहां देखिए, ये आपका अवतल दर्पण, फोकस अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये आपको हमने ध्रुव समझाया था पिछली वीडियो में, और ये आपका वक्रता केंद्र समझाया था। इसको वक्रता केंद्र को और ध्रुव को पिछले वीडियो में हमने परिभाषित कर चुका है। ठीक है, तो फोकस किसको कहेंगे, ये आपका देखिए प्रधान अक्ष हो गया। ये आपका प्रधान अक्ष। फोकस किसको कहते हैं समझते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई किरण दर्पण पर पड़ती है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आती है और दर्पण पर पड़ती है और दर्पण पर परावर्तक सतह से टकराकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। और फोकस, इसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक। अब इस चीज को समझते हैं कि इसका फोकस ऋणात्मक ही क्यों होता है। हम यहां पर एक एक्सिस लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस हुआ, और ये प्रधान अक्ष को हमने एक्स एक्सिस माना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, हम जानते हैं कि ये आपका मूल बिंदु है जहां पर ध्रुव है। मूल बिंदु से आप दाहिना तरफ बढ़ेंगे तो प्लस होगा, बायां तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा और नीचे आएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अवतल दर्पण को के ध्रुव को जब हम मूल बिंदु पर रखते हैं और मूल बिंदु पर रखने के बाद स्पष्ट हो रहा है कि इसका फोकस बाएं साइड में जा रहा है, इसका मतलब इसका फोकस कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसका फोकस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। पिछली वीडियो में हमने परावर्तक सतह को स्पष्ट किया था। परावर्तक सतह किसको कहते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए परावर्तक सतह किसको कहते हैं। तो ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में दो सतह, एक सतह इधर वाली और दूसरी सतह इधर वाली। तो जिस सतह को हम कलई किए होते हैं वो भाग कलई किया हुआ भाग है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से जिस तरह से प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस लौटती है, वही सतह हमारा परावर्तक सतह। ये सतह मेरा परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह, ये सतह हमारा परावर्तक सतह। देखिए इसका परावर्तक सतह आपको कैसा नजर आ रहा है, धसा हुआ नजर आ रहा है। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, धसा होता है। ठीक है, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। अब तीसरा चीज है कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिसारित होती है। अब हम परिभाषित करते हैं कि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिसारित क्यों होती है। देखते हैं यहां, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये वाली सतह, इधर वाली सतह परावर्तक सतह है। और हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि दर्पण में आप जब भी कलई कर रहे हो तो हमेशा दाहिने तरफ कलाई करना है,
और बायां साइड उसका परावर्तक सतह होगा। तो ये दाहिना साइड है, ये सतह को हमने कलई कर दिया, ये बायां सतह है, ये सतह आपका परावर्तक सतह होगा। तो कहने का मतलब है कि जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो हमेशा फोकस पर आकर मिलती है। हमेशा कहाँ आकर मिलती है? फोकस पर आके मिलती है। ठीक है, हमेशा कहाँ आके मिलती है? फोकस पर आकर मिलती है। इसीलिए इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, और इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण हमेशा अभिसरित होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इस पर जितना भी प्रकाश की किरण पड़ रहा है सब एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, सब एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। ठीक है, और एक बिंदु पर आकर मिलने वाली प्रकाश की किरण को अभिसारी किरण कहते हैं। और जिस दर्पण पर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है उस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यानी इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? अभिसारित होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं 4 नंबर। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो किरणों के वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो किरणों के काल्पनिक कटान से बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और इस चीज को जब हम स्थिति पढ़ाएंगे कि दर्पण के सामने जब हम विभिन्न अलग अलग स्थितियों पर प्रतिबिंब रखेंगे और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वहां हम आपको स्पष्ट करवा देंगे कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो वो हम बताएंगे। इस चीज को हम ज्यादा डिटेल्स में समझा पाएंगे जब हम इसकी स्थिति पढ़ाएंगे तब। ठीक है, आगे समझते हैं। इसका आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवर्धन किसको कहते हैं? आवर्धन की भी टॉपिक आपको आगे मिलेगी। ठीक है, फिलहाल आवर्धन का परिभाषा एक नजर एक झलक देख लीजिए। आवर्धन किसको कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसे m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन की भी कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे और वहां समझाएंगे आवर्धन। ठीक है, फिलहाल यहां जानिए इसकी क्वालिटी को जानिए। इसकी क्वालिटी में हम सिर्फ पढ़ेंगे कि इसका आवर्धन दोनों होता है, माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। ठीक है, अब इसका दृष्टि क्षेत्र कम चौड़ा होता है। ये दृष्टि क्षेत्र क्या है? दृष्टि क्षेत्र को समझिए कि दृष्टि क्षेत्र क्या है। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र कहते हैं कि जैसे समतल दर्पण के सामने, ठीक है, समतल दर्पण के सामने जितना भी बिंब होगा उसका प्रतिबिंब अगर बना पा रहा है तो वो उसका दृष्टि क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी जितना दूर के क्षेत्र का अगर प्रतिबिंब अपने ऊपर बना रहा है तो वो क्षेत्र दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, यहां समझिए, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण में इतना दूर का प्रतिबिंब, अगर इतना दूर का प्रतिबिंब ये अपने ऊपर बना पा रहा है तो इतना दूर का क्षेत्र उसका दृष्टि क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, इतना दूर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दृष्टि क्षेत्र। तो मीन्स इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र वो कम चौड़ा होता है। ठीक है, हमने अवतल दर्पण के गुण के बारे में पढ़ा। अवतल दर्पण के गुण का पहला देखा कि इसका फोकस ऋणात्मक होता है, यहां मैंने क्लियर करवा दिया। इसका परावर्तक सतह धसा होता है, यहां मैंने देख लिया। इसका परावर्तक सतह धसा होता है। इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अभिसारित होती है, यहां एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और इसका आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र कम चौड़ा होता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र कम चौड़ा होता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के गुण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के गुण के बारे में आइए देखते हैं उत्तल दर्पण के गुण। तो बच्चों अभी हमने अवतल दर्पण के गुण को पढ़ा। अवतल दर्पण का गुण यदि आपको समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से उत्तल दर्पण के गुण भी आपको समझ में आएंगे, क्योंकि यह एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट कैसे? हम
देखे थे कि अवतल दर्पण में फोकस जो होता था वो ऋणात्मक होता था, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में फोकस कैसा होगा, धनात्मक होगा। यहां आपको हम क्लियर करवाते हैं। ये मान लीजिए आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। उत्तल दर्पण में ये आपका परावर्तक सतह है, ये क्या है, परावर्तक सतह, ठीक है। और ये क्या है, कलई किया भाग, कलई किया गया भाग, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये परावर्तक सतह हो गया। अब देखिए ये इसका क्या हो गया, ध्रुव, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ध्रुव। इसका कहने का मतलब है, और ये उसका क्या हो गया, वक्रता, ये उसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। जैसे ही ये उसका वक्रता केंद्र हो गया, अब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब प्रधान अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी, किधर से आएगी, तो जिधर आपका परावर्तक सतह यानी किरण हमेशा परावर्तक सतह के तरफ से आएगी, ठीक है। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है, और दर्पण पर पड़ गए। दर्पण पर पड़ने के बाद इसका क्या होगा, तो इसका परावर्तन होगा, और परावर्तन किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। इधर परावर्तन हो गया। अब तो ये तो प्रधान अक्ष को काट नहीं पाएगी, अब नहीं काटेगी, इसको हम काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष को कटवाएंगे, ठीक है, प्रधान अक्ष को काल्पनिक रूप से कटवाएंगे, ठीक है। अब काल्पनिक रूप से जहां प्रधान अक्ष को काटा है, ठीक है, काल्पनिक रूप से, उसी को कहते हैं फोकस, उसी को क्या कहेंगे, फोकस। फोकस हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए ध्रुव है, ये मान लीजिए वक्रता केंद्र है, और ये आपका फोकस। हम बोले थे कि प्रधान अक्ष को आप एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस, ठीक है, और जहां आपका ध्रुव है वहां पर आप वाई एक्सिस डाल दो, यहां पर वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां मिल रहा है, तो ध्रुव पर। अब हम अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि ध्रुव से यानी मूल बिंदु से जब हम दाहिना तरफ चलेंगे तो वो आपका प्लस होगा, और बायां तरफ आएंगे तो वो आपका माइनस होगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए स्पष्ट है कि इसमें दाहिना तरफ फोकस बन रहा है। फोकस किधर है, दाहिना तरफ। जब फोकस दाहिना तरफ हो तब क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। इसका फोकस कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, ठीक है, इसका फोकस धनात्मक होता है। अब देखते हैं इसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो परावर्तक सतह इसका उगड़ा होता है, ठीक उसी के अपोजिट। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये कलई किया गया भाग है, और ये भाग आपका परावर्तक सतह, ये भाग आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ये भाग आपका क्या है, परावर्तक सतह। देखिए इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभरा है, निकला हुआ है, यानी इसकी इक्वलिटी है कि इस दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो उभरा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो होती है कैसी होती है, अपसरित होती है, यानी एक बिंदु से लगेगा कि दूर जा रहा है, क्योंकि अपसारी को हम परिभाषित कर चुके हैं पहले वीडियो में, ठीक है। देखिए अब इसका अपसारित कैसे होती है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, और उत्तल दर्पण में ये आपका प्रधान अक्ष, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए यहां से किरण गई, ऊपर गई। अब इसको हम काल्पनिक रूप से मिलाते हैं, यहाँ आके मिलेगी। मान लीजिए एक कोई किरण यहाँ है, यहाँ से परावर्तन इस साइड में होगी, इसको काल्पनिक रूप से मिला लीजिए, यहाँ के फोकस पर मिलेगी। एक और ले लेते हैं, यहाँ से परावर्तन ऊपर की तरफ होगी, इसको हम बैक कर लेते हैं, और एक यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं। तो ये क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, क्या हो रहा है, एक बिंदु पर आकर इसका, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि इस पर पड़ने वाली यानी उत्तल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु से यानी फोकस पर से
अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। हम आपको बता चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से जब दूर जाए, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूर जाए, बिखर जाए, आपस में दूर हट जाए, तब उस किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और इस दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु से अलग अलग हो जाती है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। और इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अपसरित होती है। ठीक है, अब इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक चौड़ा होता है, यानी देखते हैं दृष्टि क्षेत्र कैसे होता है, अधिक चौड़ा। यहां हम आपको बनाते हैं एक दर्पण, एक दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की क्वालिटी है ये इतना दूर के प्रतिबिंब को आसानी से अपने ऊपर बना लेगा। ठीक है, यानी इसका दृष्टि क्षेत्र देखिए इतना चौड़ा होता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र इतना चौड़ा, इतना दूर के प्रतिबिंब को ये आसानी से अपने ऊपर बना सकता है। इसीलिए दृष्टि क्षेत्र अधिक चौड़ा होने के कारण ही इसका उपयोग हम गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो गाड़ी के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, इसका जवाब हमको यहीं से मिलेगा, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक चौड़ा होता है। ठीक है ना, इस पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस पर आसानी से इसका प्रतिबिंब बना लेता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक चौड़ा होता है। अब इसका आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है, इसका आवर्धन जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। और हमने थोड़ी देर पहले भी बात कर चुका है कि आवर्धन को हम क्लियर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आवर्धन एक अलग टॉपिक है, आवर्धन की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं, इसको समझ में आई समझ में? देखते हैं, इसका फोकस धनात्मक होता है, यहां मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि यह दाहिने तरफ फोकस है, फोकस इसका दाहिना तरफ है, इसलिए धनात्मक होगा। इसका परावर्तक सतह उबड़ा होता है, यहां देख लीजिए इसका परावर्तक सतह और ये उठा हुआ। ठीक है, इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण अपसरित होती है, देखिए एक बिंदु से सारी प्रकाश की किरण दूर जा रही है। ठीक है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जब हम प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग विभिन्न स्थितियों में जब हम बिंब का प्रतिबिंब देखेंगे तो वहां हम स्पष्ट करवा देंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, देख लीजिएगा। और इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक चौड़ा होता है, देख लीजिए यहाँ, यानी इस पर इसके सामने बहुत दूर दूर की प्रतिबिंब को भी ये अपने ऊपर बना लेता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, अधिक चौड़ा होता है। आवर्धन के बारे में हमने चर्चा कर चुका है कि आवर्धन एक अलग टॉपिक है, उसको दूसरे कभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्पष्ट करवा देंगे। फिलहाल याद रखिए कि इसका जो आवर्धन होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, आगे चलिए, हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर एक टॉपिक आपको उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। यहां पढ़ाया गया हर एक टॉपिक का नोट्स मेरे इसी चैनल में स्टडी विथ A2 में के टेलीग्राम चैनल पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि यहां जो सभी टॉपिक्स को पढ़ाए जाते हैं उसका नोट एक सुचारू रूप से आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आपको जिंदगी में कुछ करना हो तो आप किसी के भरोसे मत बैठिए, क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।